पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। हम 2022 को सलाम कह रहे हैं और आने वाले साल के आगमन के लिए हम तैयार हैं। और क्या कुछ देश में घटा है इस साल में राजनीतिक रूप से और उसके क्या मायने हो सकते हैं अगले साल यानी 2023 में, इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ सतपाल मलिक साहब, जो पूर्व गवर्नर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ। मेरा पहला सवाल है, कैसे याद करेंगे राजनीतिक रूप से आप 2022 को? किसान आंदोलन खत्म हो चुका था, जो है कानून वापस हो चुके थे, लेकिन अभी भी कई जगह आंदोलन है। मुझे मालूम चला आप मानेसर गए थे, कल परसों में किसान बैठे हैं वहां पे भूमि अधिग्रहण को लेकर के। जी। असल में 3 कानून ही इशू नहीं था। इशू एमएसपी का भी था जो सरकार ने वादा किया था, लेकिन एमएसपी को लीगलाइज करने के सिलसिले में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया और जगह जगह किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मैं मानेसर गया था तो वहाँ उनकी ज़मीन का अधिग्रहण बहुत ही औने पौने दाम पे किया जा रहा है, और जब उन्होंने कहा कि गलत है तो असेंबली में चीफ मिनिस्टर ने झूठ बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के कहने से कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी बात नहीं कही। तो इस तरह के स्थानीय स्तर पे बहुत जगह किसान लड़ाई में है, और अगर ये एमएसपी का नहीं हुआ तो मुझे डर है कि अगला साल भी किसान आंदोलन के लिए जाना जाएगा। तो किसान का संघर्ष जारी रहेगा। और राजनीतिक रूप से आप 2022 को कैसे आंकते हैं? 2-3 घटनाएं मैं आपके जहन में लाना चाहूंगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी का मिलना, गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत और हिमाचल में कांग्रेस की जीत, और भारत जोड़ो यात्रा, ये 3-4 चीजें जो है वो 2022 में हुई। आप क्या मानते हैं इस साल को, बीते साल? देखिए, ये बिहार का डेवलपमेंट स्वागत योग्य है, हिमाचल की जीत भी स्वागत योग्य है, और इनका गुजरात तो इन्हीं का है, उसमें क्या जीत क्या हार। लेकिन ये सही है कि आने वाले दिन बीजेपी के लिए उतने जिस तरह वो सोचते थे उस तरह का नहीं रहेगा। अगर अपोजिशन की यूनिटी नहीं भी होती है तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप यूनिटी नहीं कर पा रहे और कर भी नहीं पाएंगे, चूंकि उसमें व्यक्तित्व के झगड़े फंसेंगे। तो एक बेस्ट सॉल्यूशन है जो वीपी सिंह जी ने किया था कि 1 to 1 एक कैंडिडेट के मुकाबले एक कैंडिडेट अपोजिशन का आ जाए। उसी में अगर ये हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। आपने वीपी सिंह की बात करी, आप समय है अगर प्रधान जी आप खत्म करें। जी तो वीपी सिंह जी ने उस वक्त, चूंकि बीजेपी से वो अपेरेंटली नहीं मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने अंदर खाने ये कर लिया था कि एक जहां उनका लड़ेगा हमारा नहीं लड़ेगा, जहां हमारा लड़ेगा उनका नहीं लड़ेगा, और वो कामयाब हो गया पूरे उत्तर भारत में। आपने वीपी सिंह की बात की, आप तो जन मोर्चा से लेके उस समय से लेके अभी तक की आपने राजनीति, सक्रिय राजनीति में थे उस वक्त। आपने एक बात सही कही कि विपक्ष एक नहीं हो सकता। अभी भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को निमंत्रण दिया गया आने के लिए, जो 3 तारीख से शुरू होने वाली है, बागपत वगैरह में रहेगी, वहां उन्होंने इनकार कर दिया। तो विपक्ष साथ आएगा कैसे सर? नहीं, विपक्ष चूंकि विपक्ष में जो व्यक्तित्व के झगड़े हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकते, और हर आदमी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है मुझे छोड़ के तो वो उसका बेस्ट सॉल्यूशन वही है जो वीपी सिंह ने किया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीट्स करने के, ये हम अच्छा लड़ सकते हैं, ये आप अच्छा लड़ सकते हैं, और उसमें ये कर दें कि एक बीजेपी के कैंडिडेट के मुकाबले विपक्ष का एक कैंडिडेट होगा, तो दैट विल बी सफिशिएंट। और ये छोड़ दें कि जब चुने जाएंगे तब देखा जाएगा नेता का सवाल। 2023 में आप राजनीतिक रूप से क्या देखते हैं? क्या आप बदलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग आए हैं जनता, वो अब वो छोटे से ही हों, लेकिन वो लोग हैं जो कि सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। जी वो तो है। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो भारत जोड़ो यात्रा का ये हुआ है कि राजीव गांधी ने दक्षिण भारत से इनको बाहर कर दिया है बीजेपी को, वहाँ बीजेपी डिस्कशन में भी नहीं है। अब ये जो उत्तर भारत का मामला है, इसमें मैंने बताया कि 1 to 1 हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी बीजेपी के लिए। हालांकि मैं कोई बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, मैंने कोई ठेका नहीं लिया उनके विरोध करने का, लेकिन अगर अभी समय है, प्रधानमंत्री जी चाहें तो चीजें ठीक हो सकती हैं।
पर मुझे मुश्किल लगता है, चूंकि जब आदमी सत्ता में होता है तो उसमें बहुत तरह के अहंकार हो जाते हैं। आपने कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसा कोलिशन हो सकता है जिसमें कि कांग्रेस ना हो? क्या आप मानते हैं कोई एक ऐसा मोर्चा हो सकता है, या बिना कांग्रेस के कोई मोर्चा नहीं हो सकता है? नहीं, कांग्रेस के बिना नहीं होगा। कांग्रेस के साथ करने का ही फायदा है कि कांग्रेस अगर उस गठबंधन के साथ या मोर्चे के साथ रहेगी तो माइनॉरिटी वाला वोट फिर सॉलिड सारा मिल जाएगा उनको, अदरवाइज डिवाइड होगा। एक सवाल उत्तर प्रदेश से ही है, सबसे बड़ा रियलिटी। जी सर, जी एक सवाल उत्तर प्रदेश से है, सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे जो है अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स सबसे कमजोर रहता है। यहाँ पर आप क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर? उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अखिलेश हैं उसने अति पिछड़ी तो सब जातियां जोड़ी हैं, और फिर ये सुप्रीम इसके हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद तो सब उसके अराउंड हो जाएंगी, जाट भी उसके साथ हो जाएंगे, मुसलमान उसके साथ 100% हो जाएगा। सिर्फ मायावती को टैकल करना है। अगर मायावती जी से कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली जाएगी अंदर खाने, मायावती अपना वोट रूलिंग पार्टी को ट्रांसफर ना करा दे, इसको रोकना है। बहुत अच्छी बात कही आपने। कहा जाता है पिछला वंस ए पॉलिटिशियन ऑलवेज ए पॉलिटिशियन, मतलब आपके राजनीतिक रूप से आपकी चेतना जो है, आपको जरूर इन बच्चों को आपको एडवाइस करना चाहिए सर। लेकिन मेरा सवाल जो है वो आप राज्यपाल के रूप में है आपसे। आप राज्यपाल रहे और आपका बड़ा इवेंटफुल कार्यकाल रहा, तो वह उसके बारे में आप बताइए। जी, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जहां भी रहा मैंने अच्छे से काम किया, और जो मेरे दुश्मन भी हैं वो भी, एक तो मेरे ऊपर कोई किसी किस्म का बेईमानी का चार्ज नहीं लगा पाए, दूसरे मैंने जो प्रो पीपल वो थे मुद्दे उनको मदद की और उनको आगे बढ़ाया। लेकिन अब जो राज्यपाल के ऊपर उंगलियां उठने लगी है, हम केरल से शुरू करें, तमिलनाडु की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, विभिन्न राज्यों, यदि झारखंड की बात करें, तो एक सवाल जरूर लोग पूछने लगे हैं गवर्नर्स के रोल पे। वो तो है, गवर्नर्स का तो आज से नहीं, वो तो इंदिरा जी के जमाने से गवर्नर्स जो हैं वो सेंटर के स्टूज के तौर पे काम करते रहे। लेकिन मुझे कभी ना कहा गया इस तरह का दबाव आया, ना मैंने दबाव माना। मैंने बिल्कुल अपने विवेक से काम किया। कश्मीर में खास तौर से ऐसी सिचुएशन थी जब मैं असेंबली डिसॉल्व कर रहा था कि एक आध लोग वहां कहते थे कि हमको सपोर्ट है दिल्ली की, तो मैंने उसमें जो सही डिसीजन था वो किया, और वो ना किया होता तो आज 370 नहीं हटती। सही। गवर्नर्स की जरूरत है क्या सर अपने इस सेटअप में? नहीं, जरूरत तो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, हमारे पुरखे बना के गए हैं। जी, एक अंतिम का उनके कुछ तो उनकी, जी सर खत्म करें, कुछ तो उनकी सुविधाएं कम की जा सकती हैं। दूसरे, उनको आप पेंशन भी नहीं देते हैं, पेंशन दे दो, सुविधाएं कम कर दो। इसके अलावा उन्हें काम बताओ, भाई ये तुम्हें ये प्रोग्राम्स हैं सेंटर के, इनको लागू करना है। तो वो सिर्फ वहां टिटुलर हेड बन के बैठे नहीं रहेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, प्रचार करेंगे, बात करेंगे। मलिक साहब, एक अंतिम का सवाल है मेरा जाते जाते, 2023 के लिए राजनीतिक रूप से आपकी क्या भविष्यवाणी है? क्योंकि 2023 का साल जो है वो एक तरह से 6 महीने के बाद जो है वो चुनाव का साल हो जाएगा, उस पर आपकी और क्या टिप्पणी है? वो देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, बहुत चीजों पे डिपेंड करेगा। रूलिंग पार्टी के एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अगर वो एरोगेंस में रहेंगे और कोई चीजें नहीं सुधारेंगे, किसानों का मसला हल नहीं करेंगे, बेरोजगारी का है, फिर ये फौज का उन्होंने गड़बड़ कर दिया ये करके, अग्निवीर और क्या क्या, इनको नहीं ठीक करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। सर, आपको लगता है कि इससे किसी को फर्क पड़ता है? क्योंकि हम तो देखें कि चुनाव दर चुनाव जो है सत्तारूढ़ दल जीतती ही आ रही है। देखिए, सत्तारूढ़ दल उस वक्त जो टेक्निक अपनाता है वो इस बार नहीं चलेगी। वो तो देखिए इंदिरा जी के ज़माने में भी था कि इंदिरा जी कभी नहीं जाएंगे। मुझे याद है, मैं लोहिया जी के साथ था तब 67 का जो चुनाव हुआ था, 67 का, उसमें 7 या 8 स्टेट में कांग्रेस हार गई थी, और उसमें कोई यूनिटी नहीं थी अपोजिशन की। सिर्फ वो
लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद करके 1-1 कर दी थी सीटें, उसी में हार गई थी। तो ये कोई इनविंसिबल नहीं है। 77 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और अगर जी हाँ, ऐसा बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और अब भी आप अगर 200 पे ले आएंगे बीजेपी को, तो बीजेपी के अंदर बहुत झगड़े हो जाएंगे। चलते चलते आप अपना संस्मरण लिख रहे हैं कि नहीं सर? मैं लिख रहा हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबडी बिकॉज आई रेस्पेक्ट एवरीबडी इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो मैं लिखूंगा, लेकिन थोड़ा कुछ आप जैसे दोस्तों से मशवरा करके कि लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो लिखने के लायक हैं, लेकिन उनमें किसी को चोट पहुंच सकती है। जो लिखने लायक है वो जनता के सामने भी आना चाहिए। सतपाल मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जी थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर।